नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा झारखंड का रिश्ता चुनाव या राजनीति का नहीं बल्कि दिल का। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे प्रधानमंत्री। लोगों से जेएमएम को राज्य की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर, देवघर, वाराणसी, हावड़ा, गया, हावड़ा राउरकेला, हावड़ा दुमका, भागलपुर समेत इसमें शामिल हैं। और वहीं रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को किया राष्ट्र को समर्पित। पीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 46,000 पूर्ण आवासों का किया गृह प्रवेश। पीएम ने 32 करोड़ रुपए की पहली किश्त लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे की ट्रांसफर। प्रधानमंत्री ने कहा, गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान सरकार की प्राथमिकता। जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। 2 दिन बाद पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल। किसी और आप नेता को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत ढहने से एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत, 5 घायल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश और बाढ़ के खतरे की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। देश के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की आज 65वीं वर्षगांठ। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक। दूरदर्शन आज प्रस्तुत करेगा विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड दौरे के दौरान मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची से सड़क मार्ग द्वारा जमशेदपुर पहुंचे। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। भारी बारिश के बीच लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने झारखंड में स्वार्थ की राजनीति, भ्रष्ट शासन प्रशासन और तुष्टीकरण की नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम को झारखंड का दुश्मन बताया। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए,
ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। और वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासी, युवा, गरीब, वंचितों के हितों के लिए काम किया है। झारखंड राज्य का गठन से लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने तक या फिर आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बनाए जाने तक भाजपा ने सबका विकास, सबका विश्वास की नीति अपनाई। जबकि दूसरी ओर जेएमएम की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ राज्य में परेशानी बन रही है। जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। और वहीं उन्होंने कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें टाटानगर पटना वंदे भारत, टाटानगर बहरामपुर देवघर वाराणसी, हावड़ा गया, हावड़ा राउरकेला और हावड़ा दुमका भागलपुर शामिल रही। और इसके साथ ही रेलवे से जुड़ी करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और वहीं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत उन्होंने 46,000 घरों को लाभार्थियों को दिया। साथ ही उन्होंने 32 करोड़ की रकम पहली किश्त के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, आदिवासी, महिला, किसान है, इसलिए विकास कार्यों को संपूर्णता में कराया जा रहा है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं।
और टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में रोटरी क्लब जमशेदपुर के सदस्यगण सफर कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी टी शर्ट पहन रखी है जिस पर लिखा है आई लव वंदे भारत। ये सभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से काफी खुश हैं। देखते हैं टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले ये वो लोग हैं जो जमशेदपुर दलमा रोटरी क्लब के सदस्य हैं और इन्होंने एक ही रंग की टी शर्ट पहनी है जिस पर लिखा है आई लव वंदे भारत। ये सफर कर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम बातचीत करेंगे। रोटरी क्लब के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। प्रतिम जी, क्या कहेंगे, ये क्या मैसेज है इसका? सर, मैसेज तो अपने आप ही खुद यूँ है कि बस हम इस मामले में बहुत खुश हैं। रेलवे के साथ हमारे बहुत पुराने बहुत सारे हम लोग सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसा उत्सव माहौल में हम लोग भी खुशी से उछल पड़े हैं। ट्रेन तो काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा है, हर तरह का सुख सुविधा इसमें मौजूद है। जमशेदपुर के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है। कहा जाता है कि लौह नगरी है, इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी समृद्ध है जमशेदपुर। ये हम लोग बहुत खुश इसलिए कि ये हमारा पहला वंदे भारत है जो डेडिकेटेड टाटा से चल रहा है। जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक राजधानी है झारखंड की, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, जब ये अविभाजित बिहार था तब भी जमशेदपुर की अपनी एक गरिमा है और थी, रहेगी, क्योंकि जमशेदपुर में काफ़ी इंडस्ट्री हैं जो देश भर के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनको आकर्षित करते हैं। ऐसे में ये वंदे भारत ट्रेन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ टाटा से मैं राजेश राज, फीड न्यूज़ के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे 2 दिन बाद CM पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं और 13 सितंबर को ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। दिल्ली की अनियमितताओं को देखते हुए लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये माना जा रहा है कि अब इस्तीफा देना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। जैसे मुकदमा चलने तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वे इस मामले में जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते। उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। वे इस दौरान जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते और जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में भी पेश होना होगा और जांच में सहयोग देना होगा। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि यह इस्तीफा उनके जुर्म का इकबालिया बयान है। उन्होंने ये भी पूछा है कि इस्तीफे के लिए 48 घंटे का समय क्यों मांगा गया है। कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है?
यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। और वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपनी ही सरकार में अपनी ही जेल चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। वे इस देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो अपनी ही सरकार के अधीन जेल में जलवाए जलाल के साथ मुख्यमंत्री रहते हुए रहे। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, ये एक नई राजनीति। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। और केजरीवाल के गैर बीजेपी नेता होने के चलते जेल भेजे जाने के दावे पर भाजपा ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये उनके सबसे बड़े झूठ में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई मुख्यमंत्री जेल गए, लेकिन उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए अपने पद को जेल जाने से पहले ही छोड़ दिया। जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी, और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। 15 सितंबर 1959 को प्रायोगिक सेवा से शुरू होकर दूरदर्शन ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन सटीक जानकारी और प्रामाणिक समाचार प्रसारित करके और मनोरंजन कार्यक्रमों और संस्कृति को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर लोगों की सेवा कर रहा है। दूरदर्शन उसी भरोसे और सामाजिक सरोकारों के साथ अपने कार्यक्रमों के जरिए आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दूरदर्शन के 65वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में डीडी परिसर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दूरदर्शन अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। दूरदर्शन के 65वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में डीडी परिसर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जाने माने गायक पद्मश्री कैलाश खेर की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। सहारा तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को जो कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दूरदर्शन अब जल्द ही अपने नए कलेवर में नए कार्यक्रमों के साथ आप सबके सामने आएगा और आपको बचपन की यादें भी याद दिलाएगा। जिस तरह से दूरदर्शन मतलब अब जो हम देख रहे हैं कि आधुनिक रूप में स्वरूप में लोगों के सामने है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना वो फ्लेवर नहीं खोया है। जिस तरह से वो सामाजिक सरोकारों से मुद्दों से जुड़ा रहा है, आज भी उसी रूप में उनको प्रेजेंट कर रहा है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने पहली बार स्क्रीन देखी तो दूरदर्शन देखा, और आज भी भारत के बड़े नेटवर्क्स में से प्रसार भारती और दूरदर्शन हैं और लगातार अपने आप को रीइन्वेंट करते रहे हैं, समय के साथ आगे बढ़े हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ लाए हैं। हर प्रकार का दुनिया भर का कंटेंट दूरदर्शन के माध्यम से ऑडियंसेस तक पहुंचा है। ऑडियंसेस की सेवा करने के लिए, उनको नया नया कंटेंट देने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए
दूरदर्शन जैसे पहले कृत संकल्प था वैसे ही आज भी है। सब मिलजुल करके मनाएं DD@65, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। दूरदर्शन की 65वीं सालगिरह के मौके पर रंगारंग प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक दूरदर्शन ने तमाम पड़ावों को पार किया है, तमाम आयामों को स्थापित किया है, अनेक उपलब्धियां दूरदर्शन ने हासिल की हैं। अब हम 65 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और इसीलिए शान से कह रहे हैं #DD@65। तेरी दीवानी हो या फिर अल्लाह के बंदे, ये सूफी कलाम और इसका लाइव परफॉर्मेंस मानो समा ही रूहानी हो गया हो। इस मौके पर पूरा दूरदर्शन परिसर एक खूबसूरत छटा बिखेर रहा था। संगीत की चाशनी में लिपटा बेहतरीन सजावट और मनमोहक प्रस्तुतियों से मेहमानों का स्वागत सभी को बहुत पसंद आया। दिल से @65 थीम के साथ लोगों ने पूरे दिल से इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, DD और आइए अब खबरों का रुख करते हैं तो दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट पुलिस ने दिल्ली में चल रही एक फर्जी वीजा बनाने वाली गिरोह का भांडाफोड़ किया है। IGI एयरपोर्ट पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकली वीजा बनाने वाली ये फैक्ट्री दिल्ली के तिलक नगर इलाके में चल रही थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 14 नेपाली और 2 भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। इन सभी पासपोर्ट में फर्जी शेंगेन वीजा लगाए गए थे। IGI एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। दिल्ली पुलिस की IGI टीम ने एक बड़े फर्जी पासपोर्ट गिरोह बनाने वाले सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। इनके पास से ये देखिए तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं, कई मोबाइल फ़ोन, इनके पास ये तमाम स्टैंप्स हैं, शेंगन वीज़ा का इन्होंने इस्तेमाल किया है, हार्ड ड्राइव्स मिले हैं। ये तमाम वो पैकेट्स हैं जिनमें फेक वीज़ा इस्तेमाल करने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो है। टोटल 6 लोगों की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी करी है। बड़ा सिंडिकेट ये माना जा रहा है और इनसे अभी पूछताछ में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने लोगों को इन्होंने देश से बाहर भेजा इस तरह का फर्जी वीज़ा लगा करके। ये तमाम वो गिरोह के सदस्य हैं जो इस समय आपके सामने मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की ये टीम है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे के पूरे गिरोह को क्रैक किया और ये बड़ी उपलब्धि है। टीम ने बहुत ही अच्छे से काम करके तिलक नगर के एरिया में एक जो काउंटरफिट वीज़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी उसको बर्स्ट करा है। 2 सितंबर को हमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से एक कंप्लेन मिली थी कि एक पैसेंजर ने इमिग्रेशन काउंटर पर डिपार्चर क्लियरेंस के लिए रिपोर्ट करा था। जब उनका पासपोर्ट चेक करा तो उसमें एक फेक स्वीडन वीज़ा पाया गया, तो उनको कंप्लेन हमें पुलिस को दी गई। तो हमने ये केस दर्ज करके जब पैसेंजर की इंटरोगेशन करी तो उसने बताया कि किसी कुछ एजेंट्स इसमें शामिल हैं जिनके थ्रू इन्होंने ये पासपोर्ट लिया था। तो ये पता पड़ा कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है और एक कंप्लीट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फेक वीज़ा का स्कैम है जो चल रहा है। तो इस सिंडिकेट को डिसमेंटल करना ज़रूरी था। तो सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई गई इंस्पेक्टर अजय और सब इंस्पेक्टर मदन लाल मीना के अंडर में, और सुपरविजन भी स्ट्रॉन्ग रखा गया। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो एक के बाद एक कड़ियाँ खुलती गई और अब तक हमने 6 एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें एक तो मेन एजेंट है बलबीर और एक जो फैक्ट्री चलाता है मनोज मोगा। तो इस फैक्ट्री पे जब रेड करी गई तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो फेक वीज़ा बनाने वाले इक्विपमेंट होते हैं और जो पासपोर्ट जिन पे इनको फेक वीज़ा लगाना है और काफ़ी नकली वीज़ा यहाँ पे हमें बरामद हुए हैं। कितने लोगों को इन्होंने इस तरह से बाहर भेजा, कितना इन्होंने कलेक्शन किया, क्या अमाउंट ये चार्ज करता? मिनिमम एक वीज़ा पे ये 7 लाख रुपए ले रहे थे
और जब अगर पैसेंजर की पेइंग कैपेसिटी ठीक ठाक है तो 10 से 12 लाख भी ले रहे थे, पर पूरा जो अमाउंट है वो पूरे चैनल में जो सिंडिकेट है 10-12 लोगों का उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये बता रहे हैं कि कभी 30 वीज़ा भी बना लेते थे, कभी 50, कभी 60 भी, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। इससे पहले भी कई गिरोह को दिल्ली पुलिस की आईजीआई टीम ने पकड़ा है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी है और इससे ये संख्या जानने की कोशिश की जाएगी कि कितने लोगों को ये विदेश भेज पाए। कैमरामैन सुनील नौडियाल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और विकसित भारत के निर्माण की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाने और मेडिकल सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दूर दराज इलाकों में रह रहे हर एक गरीब व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है। HMIF के प्रयास सरकार की सबका साथ सबका विकास की दृष्टि के अनुरूप है। नाम से दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जो गरीब लोगों को आरोग्य सेवा देने के लिए जो उन्होंने अपने CSR के माध्यम से पहल चलाई है, उस पहल के तहत आज यहाँ पर 4 मोबाइल एम्बुलेंस और 10 हमारे ये छोटे सेंटर का उद्घाटन आज मेरे हाथों से यहाँ पर संपन्न हुआ। निश्चित रूप से इससे दूर दराज के गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सेवा उनको वहाँ पर प्रदान होगी। सभी दवाइयाँ मुफ्त वहाँ पर मिलेंगी। जो लोग शहर तक नहीं जा सकते उनको गांव में ही पूरी तरह की और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माध्यम से अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवा वहाँ पे प्रदान होगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आयुष्मान भारत का जो नारा था वो 2014 में लाया और हमको एक प्रोत्साहन मिला कि हम Hyundai मोटर इंडिया प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी के थ्रू हम अपने देश के नागरिकों की, खासकर ग्रामीण वर्ष के जो ग्रामीण एरिया के नागरिक हैं, उनकी मदद कर सके। तो आज हमारा इन 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो वहाँ पे फ्लैग ऑफ हुई हैं, इन सबको मिला के 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट जो हैं पूरे भारत में इस वक्त सर्विस कर रही हैं। प्लस आज हमने 10 टेलीमेडिसिन सेंटर, सैटेलाइट क्लिनिक का भी उद्घाटन किया। इनको मिला के टोटल 50 टेलीमेडिसिन सेंटर जो हैं पूरे देश के 10 राज्यों में ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। करीब 1 लाख मरीज़ जो हैं ऑलरेडी आकर यहाँ पर परामर्श कर चुके हैं, मुफ्त दवाइयों का लाभ उठा चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।